हेलो एंड वेलकम बैक टू एनएसएम रोबोटिक्स। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इस स्फेरिकल आर पी वाई रिस्ट की इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो एज यू कैन रिमेंबर अपनी लेक्चर 38 में हम लोगों ने ये जो अपनी रिस्ट है आर पी वाई रिस्ट, इसका फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल डिराइव कर रहा था। ठीक है, तो हम सेम स्फेरिकल रिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो डायग्राम है ये भी मैंने लेक्चर 38 से ही कॉपी करा है। ठीक है, सो पहले आप उसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक सॉल्यूशन को देख लो, उसके बाद यहाँ पर हम सेम रिस्ट के लिए अपनी इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो गया अपने आर पी वाई रिस्ट का सिंप्लीफाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेयर थीटा 1 इज द रोल एंगल, सो ये अपनी फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। थीटा 2 इज द पिच एंगल, ये अपनी सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एंड थीटा 3 इज द यॉ एंगल, दिस इज आवर थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे ओवरऑल वी आर डीलिंग विद अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट। ऑल्सो ये जो वैल्यू है फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट के सेंटर तक की वैल्यू, दिस इज गिवन बाय एम। सिमिलरली सेकंड जॉइंट से थर्ड जॉइंट के सेंटर तक का डिस्टेंस, इसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। और अपना जो थर्ड जॉइंट है वहाँ से एंड इफेक्टर फ्रेम तक का डिस्टेंस, इसको हमने के से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो एम, एन और के ये हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे बिकॉज दीज आर नथिंग बट द लिंक लेंथ। ठीक है, अगर आप इसको लिंक 1 बोलोगे, सो दिस इज द लिंक 1 लेंथ। इफ दिस इज लिंक 2 देन दिस इज द लेंथ ऑफ लिंक 2। और अगर ये अपना लिंक 3 है then this k is the length of the link 3. So m, n and k are going to be treated as constant. ये जो point p है this is the end effector point. ठीक है, similarly ये अपना क्या है, this is the fixed link. So अगर आपको इसकी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स देखनी है, so you have to refer lecture 38. हम इस क्वेश्चन में इन्वर्स काइनेमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, that is why we are assuming that the forward kinematic solution is already known to us. ठीक, so this is nothing but the forward kinematic solution in the form of a matrix. That is also known as the overall transformation matrix of frame 3 with respect to the base frame. So ये हमको lecture 38 में हमने इसको derive करा था। ठीक है, this is nothing but the forward kinematic solution. So as you can see this is a giant expression. आप इसको चाहो तो simplify कर सकते हो। अभी मैंने इसको simplify नहीं करा है, it is written in the raw form और ये हमने MATLAB से derive करा था। ठीक है, so for solving the problems of inverse kinematics हमें हमेशा given होता है position data and orientation data of the end effector. सो ये जो एंड इफेक्टर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन क्या होगी इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, दैट डेटा इज ऑलवेज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम ऑफ द इनवर्स काइनेमेटिक्स। और इसी को हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स दैट इज नथिंग बट अ 4x4 मैट्रिक्स। सो हमने एज्यूम करा है कि वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। So this is the configuration matrix in terms of the general representation R11, R12, etc. So ये अपना configuration matrix है. So we are assuming that this is given to us. So for this position, for this orientation and this position of the end effector point, let us now try to find out the value of theta 1, theta 2 and theta 3. So अब जैसा हम already करते आ रहे हैं प्रोसीजर, ये जो मैट्रिक्स है ये थीटा 1, थीटा 2 एट्सेट्रा से फॉर्म हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमारे अननोन पैरामीटर्स हैं। ठीक, सो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। तो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू हमें पता होती है। तो दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द नोन। सो लेट अस नाउ इक्वेट द टू मैट्रिक्स। इस वाले मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के इक्वल पुट करना है एंड देन यू हैव टू कंपेयर डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, सो हमने क्या करा है, अपने फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल का जो मैट्रिक्स फॉर्म है, दिस फॉर्म, इसको हमने इक्वेट करा है विद द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंपेयर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट जॉइंट पैरामीटर्स। ठीक है, सो अभी हमें एलिमेंट 3,1 को कंपेयर करना है और 3,2 को। सो दिस इज 3,1 एंड दिस इज 3,2। सो यहाँ से मेरे को फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी 3,1 की। सो ये जो एलिमेंट 3,1 है इसकी वैल्यू कितनी है, C2 C3 के बराबर। सो आई कैन राइट C2 C3 इज इक्वल टू R31 और इसको बोल दिया इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ से जब हम 3,2 को कंपेयर करेंगे सो उसकी वैल्यू हो जाएगी -C2S3। सो मैं लिख सकता हूँ -C2S3 इज इक्वल टू R32। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में करना है। सो लेट अस नाउ
डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे। सो इक्वेशन 2 हो जाएगी -C2S3 और इक्वेशन 1 हो जाएगी C2C3, दैट इज इक्वल टू R32 डिवाइडेड बाय R31, ठीक है। सो ये जो C2 वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ से आपको रेशो मिलेगा S3/C3, दैट इज इक्वल टू -R32 डिवाइडेड बाय R31, ठीक है। आपको इसको एज अ रेशो एक्सप्रेस करना है। सो हमारे पास S3 एंड C3 का रेशो है। सो यहाँ से वी कैन जस्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ3 वेरी इजीली। सो θ3 इज इक्वल टू 8n2 फंक्शन, फर्स्ट पैरामीटर हो जाएगा S3, सेकेंड पैरामीटर हो जाएगा C3, ठीक। इसी को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो दैट इज इक्वल टू 8n2। S3 के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है -R32, ठीक। और cos 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है दैट इज R31। सो यहाँ से हम अपनी θ3 की वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे वेरी इजीली। सो ये हमारे इन्वर्स काइनेमेटिक्स का फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। सो यहाँ से θ3 की वैल्यू हमने कंप्यूट कर ली है। सो लेट अस नाउ कंपेयर द एलिमेंट 1,3 एंड 2,3, ठीक है। सो अभी हमें एलिमेंट 1,3 एंड 2,3 को कंपेयर करना है। सो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी। सो ये है अपना एलिमेंट 1,3, ये हो गया 1,3। इसको जब आप कंपेयर करोगे सो इसकी वैल्यू हो जाएगी -C1C2, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -C1C2 इज इक्वल टू R13, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। सिमिलरली जो 3,2 एलिमेंट है, सो दिस इज सॉरी जो 2,3 है, सो ये वाला जो एलिमेंट है दिस इज एलिमेंट 2,3। इसको जब आप कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वैल्यू है -C2S1, ठीक है। सो -C2S1 दैट इज इक्वल टू R23, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। सो यहाँ से जब आप डिवाइड करोगे सो आपको रेशो मिल जाएगा। सो पहले मैं इसको लिख देता हूँ। इक्वेशन 4 में आ जाएगा -C2S1 और इक्वेशन 3 में आ जाएगा -C1C2, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे R23 डिवाइडेड बाय R13, ठीक है। सो ये माइनस माइनस और अपनी जो C2 वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो बचेगा क्या, S1/C1 बचेगा। सो यहाँ से बचा S1/C1, यानी कि रेशो मिल गया sin θ1 डिवाइडेड बाय cos θ1 का। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू है राइट हैंड साइड पे R23 डिवाइडेड बाय R13। सो हमारे पास सिंपली एक रेशो आ गया है। देयरफॉर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं θ1 की एक्सप्रेशन। सो θ1 इज इक्वल टू अगेन अपना tan2 फंक्शन लगाया हमने S1, C1, ठीक है, जिसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट tan2 sin θ1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है वो हो गया R23, cos θ1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है दैट इज R13, ठीक है। सो ये हो गया अपने θ1 का एक्सप्रेशन। सो यहाँ से हम अपने θ1 को कैलकुलेट कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ θ1। सो अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया है θ1 और प्रीवियस स्टेप में हमने कैलकुलेट कर लिया है θ3। सो 1 और 3 हमने कैलकुलेट कर लिए और अभी रिमेनिंग क्या क्या है। सो ओनली डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज रिमेनिंग इज θ2। सो θ2 हमें कैलकुलेट करना है इन द नेक्स्ट स्टेप। सो अभी हम करेंगे अपने θ2 की कैलकुलेशन, ठीक है। सो सबसे पहले मैं एलिमेंट 3,3 को लिख दे रहा हूँ, ठीक। सो आई कैन राइट फ्रॉम द मैट्रिक्स एलिमेंट 3,3, जो एलिमेंट 3,3 है उसको डायरेक्टली यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया अपना, ये है अपना एलिमेंट 3,3, इसकी वैल्यू है -S2, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ -S2 इज इक्वल टू R33। सो यहाँ से हम इसको sin θ2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -R33। इसको बोल दिया हमने, लेट अस कॉल इट इक्वेशन
5। ठीक है, सिमिलरली हम अपने एलिमेंट 3,1 को देखेंगे। सो लेट मी जस्ट राइट फ्रॉम एलिमेंट 3,1, 3,1 वाले एलिमेंट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ मैट्रिक्स में दिस इज द एलिमेंट 3,1 और 3,1 की वैल्यू क्या है, C2 C3। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C2 टाइम्स C3 इज इक्वल टू R31। बट यहाँ पे हमें क्या है, जो वैल्यू ऑफ θ3 है इज ऑलरेडी नोन। अब θ3 हमारा वेरिएबल नहीं है, θ3 एक कांस्टेंट है, बिकॉज इससे प्रीवियस स्टेप में हमने θ3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। देयरफॉर कॉस ऑफ θ3 की वैल्यू हमें पता है। ठीक, सो इस वाले एक्सप्रेशन से आई कैन सिंपली राइट द वैल्यू ऑफ C2 कितना हो जाएगा, R31, और ये जो C3 है ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय C3। और बिकॉज कॉस ऑफ θ3 हमने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया है, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ θ3, देयरफॉर C3 को भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा जाएगा। R31 तो कांस्टेंट है। ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो C2 को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको बोल दिया इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 5 से साइन ऑफ θ2 की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 6 से कॉस ऑफ θ2 की वैल्यू आ गई। सो वेरी इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ θ2। तो θ2 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 आर्ग्यूमेंट आर्क टेंजेंट फंक्शन, यानी a tan2 फंक्शन में जब हम S2 की वैल्यू पुट करेंगे और C2 की वैल्यू पुट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ2। सो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं a tan2। S2 की जगह पे क्या आ जाएगा, S2 की जगह पे आ जाएगा -R33। सो S2 की जगह पे आ जाएगा -R33। ठीक, और C2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R31 डिवाइडेड बाय C3, बिकॉज C3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूट कर ली गई है। ठीक है, सो यहाँ से हम इजीली θ2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको आप मार्क कर सकते हो डिफरेंट कलर में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ θ2। ठीक है, सो यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच भी आप यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस अप्रोच, हमने क्या करा है, इक्वेशन 5 से हमारे पास S2 की वैल्यू है। ठीक है, सो अगर आप दोबारा से देखो, ये सेकंड अप्रोच, दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ θ2। ठीक, सो हमारे पास क्या था, S2 की वैल्यू हमें गिवन, हमने कैलकुलेट करी थी, S2 इज इक्वल टू -R33। ठीक है, इतना हमें पता था। C2 क्या हो जाएगा, C2 यहीं से निकाल लो आप, C2 हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस R33 स्क्वायर। ठीक है, तो S2 आ गया, C2 आ गया, यहाँ से θ2 की वैल्यू हम कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग दी a tan2 फंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा S2, C2। ठीक, सो इस तरीके से भी आप अपनी θ2 की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज दी total inverse kinematic solution of the RPY RIST. So in the next portion of the video हम इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे। सो अब हम अपने पार्ट बी पर आ गए हैं। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम RPY स्फेरिकल रिस्ट। सो इससे प्रीवियस सेक्शन में हमने अपने रिस्ट के लिए इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन की इक्वेशंस को डिराइव करा था, जहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स C को इन टर्म्स ऑफ R11, R12 एट्सेट्रा, यानी कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स एज्यूम करके डेरिवेशन करी थी। अब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की प्लेस पे वी आर गिवन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। स्पेसिफिक वैल्यू का मतलब है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स है 4x4, इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ऑल आर ऑफ न्यूमेरिकल टाइप। जितनी भी वैल्यूज हैं these are numerical data rather than some general element like R11, R13 etc. ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स मतलब पोजीशन डेटा एंड ओरिएंटेशन डेटा ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम इज गिवन in terms of a numerical data. So this value is totally known to us. ये हमको गिवन है। ये क्या है, अगर आप अपर 3x3 पोर्शन देखो, सो दिस इज द ओरिएंटेशन डेटा ऑफ द एंड इफेक्टर फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। और अगर आप राइट साइड में 3x1 मैट्रिक्स देखो, सो दिस इज द पोजीशन डेटा ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस फ्रेम। सो इतना डेटा हमको गिवन है। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है द वैल्यूज ऑफ द जॉइंट वेरिएबल्स
θ1, θ2 एंड θ3 इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है यूजिंग दी इक्वेशंस विच वी हैव डिराइव्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। ऑल्सो जो लिंक लेंथ है m, n और k इनकी वैल्यूज गिवन है 10, 5 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल्सो ये जो डिस्टेंस वाला पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट पार्ट, इनकी यूनिट्स भी सेंटीमीटर में है। ठीक, सो विद दिस इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, लेट अस नाउ ट्राई टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ θ1, θ2 एंड θ3। सो सबसे पहले हमने डेरिवेशन में θ3 कंप्यूट करा था यूजिंग दिस इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने θ3 कंप्यूट करा था। ये इक्वेशन डिपेंड कर रही है R32 पे और R31 पे। ठीक, सो सबसे पहले मैं अपने R32 की वैल्यू लिख देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में हमें गिवन है 32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम। सो ये हो गई थर्ड रो, ठीक, और ये हो गया सेकंड कॉलम। तो दिस इज द एलिमेंट R32, इसकी वैल्यू माइनस 0.250। तो R32 कितना है, माइनस 0.250। ये हमें गिवन है कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में, यहाँ से मैंने कॉपी कर ली। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ R31, R31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये है अपनी थर्ड रो कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स की, और ये है फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला एलिमेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R31, 0.433। सो R31 की वैल्यू है 0.433। इट इज़ ऑल्सो गिवन इन दी configuration matrix. So now using the above equation for θ3, ये जो इक्वेशन है θ3 की, using the a tan 2 function माइनस R32 कॉमा R31, ये हम ऑनलाइन कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो लाइक पाइथन और मैटलैब, then you can also directly compute using that particular प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन कैलकुलेटर को यूज़ करके हाउ टू कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ a tan 2 फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इनकी वैल्यूज। सो θ3 इज इक्वल टू a tan 2 माइनस R32 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.250। सो ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो मैं डायरेक्टली 0.250 लिख सकता हूँ। ठीक, जो सेकंड R31 है उसकी वैल्यू है 0.433। सो यहाँ से वी कैन जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ द टू आर्ग्यूमेंट आर्क टेंजेंट फंक्शन, और यहाँ से हमें θ3 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ θ3। सो हमने अपना फर्स्ट जॉइंट वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। ओके, नाउ वी हैव टू यूज द इक्वेशंस derived earlier to compute the values of different joint variables। ठीक है, सो अब हम कंप्यूट करेंगे θ1 की वैल्यू यूजिंग दिस इक्वेशन जो हमने यूज़ करी थी। यहाँ पे हमको वैल्यू चाहिए R32 की। सो यहाँ पे मैं R32 को डायरेक्ट कंपैरिजन से लिख सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को R13 की, सॉरी ये R23 है, सो ये R है 23। ठीक, यहाँ से सो सिमिलरली हमको वैल्यू चाहिए R13 की। सो हम अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स में डायरेक्ट कंपैरिजन से इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ R23। ये हो गया R23 की वैल्यू, और ये हो गई अपनी R13 की वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ से नोट डाउन कर लेना। आई एम जस्ट राइटिंग इट इन दी नेक्स्ट पेज। ठीक है, सो ये दोनों वैल्यूज़ मैंने अपने कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से कॉपी कर दी। बोथ द वैल्यूज़ आर गिवन टू अस इन दी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। सो अब सीधे इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है इसको। सो यहाँ से आई कैन राइट θ1 इज इक्वल टू a tan 2 फंक्शन। फर्स्ट पैरामीटर है R23। R23 कितना है, दैट इज माइनस 0.482। जो सेकंड पैरामीटर है R13 कितना है, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.129। ठीक है, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को अपने उसमें डालोगे ऑनलाइन कैलकुलेटर में, देन यहाँ से हमको θ1 की वैल्यू मिलेगी 105 डिग्री। ठीक, बट θ1 की एक और वैल्यू है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आप रेशो लेते हो दोनों का। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि S1 ओवर C1 का रेशो क्या आएगा, अगर आप प्रीवियस इक्वेशन रिकॉल करो। सो S1 ओवर C1 का रेशो जब आप इनका रेशो करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.482 डिवाइडेड बाय 0.129। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी नेगेटिव था, यहाँ पे भी नेगेटिव था,
ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रेशो की फॉर्म में है। तो रेशो की फॉर्म से जब आप इसको लोगे देन यहाँ से आपको एक दूसरी वैल्यू मिलेगी थीटा वन की। सो थीटा वन इज नथिंग बट 8n2 S1 ओवर C1। रेशो अगर आप रेशो की फॉर्म में लेते हो, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट 8n2। दोनों का रेशो कितना है 0.482 डिवाइडेड बाय 0.129। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव साइन के साथ था। तो ये थीटा वन की पहली वैल्यू है, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन फॉर थीटा वन। यहाँ से जो आएगा दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड सॉल्यूशन फॉर थीटा वन, बिकॉज इन इनवर्स कैनामेटिक्स मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, सो थीटा वन अगर आप इस तरीके से लोगे जहाँ पे S1 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, C1 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बिकॉज जो इनके साइन थे वो रेशो में आने की वजह से कैंसिल आउट कर गए। सो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे सो दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक, सो दिस इज दी, इसको थीटा वन प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, फॉर मेकिंग अ लिटिल बिट डिफरेंस। सो ये अपनी थीटा वन की एक वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो सोल्यूशन। दिस इज द अदर सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा वन। 75 डिग्री भी सॉल्यूशन है और 105 डिग्री भी सॉल्यूशन है। ठीक है, सो अभी हमारी थीटा वन की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें कैलकुलेट करनी है जो रिमेनिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दैट इज द वैल्यू फॉर थीटा टू। सो अब हमें ये फाइनल इक्वेशन यूज़ करनी है और वी हैव टू यूज़ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड वी हैव टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा टू। ठीक है, सो ये सिंपल सी इक्वेशन है। सबसे पहले हमें चाहिए R33 की वैल्यू। सो बाय डायरेक्ट कंपैरिजन R33, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से देखो, सो R33 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ इसकी। ठीक है, सो R33 इज इक्वल टू -0.866। सिमिलरली जो R31 है, ये जो R31 है ये हो गया अपना कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स से, इसकी वैल्यू आएगी 0.433। ठीक है, सो ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ हमको गिवन है इन दी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स। सिमिलरली मैं कॉस ऑफ थीटा थ्री की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। C3 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा थ्री, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा थ्री। तो हम इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं ना। सो थीटा थ्री की वैल्यू कितनी थी, लेट मी जस्ट शो यू। सो थीटा थ्री की वैल्यू थी, थीटा थ्री की वैल्यू थी 30 डिग्रीज। ठीक है, सो वहाँ पे मैं थीटा थ्री की जगह पे 30 पुट कर दूंगा और वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, सो इन प्लेस ऑफ थीटा थ्री आई कैन राइट 30 डिग्री। सो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू 0.866। ठीक है, सो अभी हमें अपने थीटा टू के एक्सप्रेशन में इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करनी है। सो आई कैन जस्ट राइट थीटा टू इज इक्वल टू 8n2 -R33। सो जब आप -R33 करोगे तो ये वाली वैल्यू से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 0.866, कॉमा ये जो सेकंड टर्म है R31 डिवाइडेड बाय C1। R31 कितना है 0.433 डिवाइडेड बाय C3। सो C3 की वैल्यू कितनी है 0.866। ठीक है, सो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसके आगे लिख दे रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल टू 8n2 0.866 और ये वाली जो टर्म है ये हो जाएगा अपना 0.5 के बराबर, 0.500। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको थीटा टू की वैल्यू मिल जाएगी और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, सो यहाँ से हमें 60 डिग्री अपना आंसर मिल गया फॉर द वैल्यू ऑफ थीटा टू। सो इस तरीके से हमने अपने मैनिपुलेटर की इन्वर्स काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर लिया। मैनिपुलेटर नहीं, सॉरी, रिस्ट की इन्वर्स काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर लिया। और अगर मैं एक जॉइंट वेरिएबल वेक्टर बनाऊं, सो आई कैन जस्ट राइट, यहाँ पे थीटा वन था अपना, लेट मी चेक इट, थीटा वन था 75 डिग्री। ठीक है, सो थीटा वन इज इक्वल टू 75 डिग्री, थीटा टू की वैल्यू थी हमारी 60 डिग्री और थीटा थ्री हमने कैलकुलेट करा था 30 डिग्री। ठीक है, सो ये अपना हो गया सॉल्यूशन, इनवर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन। So this is the end of this particular video where we have derived the
इन्वर्स काइनेमेटिक सॉल्यूशन ऑफ द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम RPY रेस्ट, और हमने उसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपने स्कारा रोबोट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम स्कारा रोबोट की इन्वर्स काइनेमेटिक्स तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसी पर्टिकुलर मैनिपुलेटर की इक्वेशन को यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।